गांव में बीमारी से जूझ रहे दीनदयाल जी अपनी पत्नी के साथ रहते थे। ये नहीं कि उनके कोई नहीं था, जबकि उनका बेटा बहू मुंबई में रहते थे। जब दीनदयाल जी की हालत ज़्यादा खराब थी तो साधना जी ने बेटे बहू के पास फ़ोन किया। जब यह बात बेटे बहू को पता चली तो वह खुश नहीं थे। गरिमा और कायरव हॉल में चुपचाप बैठे हैं, कोई किसी से बात नहीं कर रहा। घर में एक सन्नाटा सा छाया है, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही कायरव के अपने घर पर माता पिता से बात हुई थी। पिताजी की तबीयत बहुत दिनों से खराब थी। माँ का फ़ोन आया था कि बेटा, डॉक्टर ने किसी बड़े शहर में अच्छे से डॉक्टर को दिखाने के लिए कहा है, इसलिए हम दोनों तुम्हारे पास आ रहे हैं। अपने पिता के आने के शब्दों को सुनकर गरिमा और कायरव दोनों ऐसे शांत हो गए जैसे उनके ऊपर बिजली गिर पड़ी हो। वैसे गरिमा और कायरव को माता पिता को अपने पास आने से मना करना कोई इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन क्या करें, अभी 2 महीने पहले ही दोनों ने अपना घर खरीदा है। घर को बनवाने में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए थे। बाद में उसे अपने पिताजी से 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ी थी। पिताजी ने 2 महीने पहले ही उसे 5 लाख रुपए दिए थे। अब इतने सारे पैसे लिए हैं तो वह अपने माता पिता को आने से मना भी ना कर पा रहे थे, लेकिन उन्हें अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि वह दोनों अपने बूढ़े माता पिता को नहीं बुलाना चाहते हैं। गरिमा तो साफ साफ कह देती थी कि तुम्हारे माता पिता हमारे स्टैंडर्ड के नहीं हैं, पूरे गांव के गंवार लगते हैं। मैं उनको अपने साथ नहीं रखूंगी। 4 लोगों को बताने में भी शर्म आती है कि यह हमारे सास ससुर हैं। कायरव कहता है, गरिमा, बुलाना तो मैं भी नहीं चाहता, लेकिन अभी मना करूँगा तो माँ को लगेगा कि कुछ दिन पहले हमने इतने सारे पैसे दिए और बेटा हमें कुछ दिनों के लिए इलाज के लिए भी नहीं बुला सकता। दूसरे दिन सुबह सुबह ही साधना जी और उनके पति दीनदयाल जी अपने बेटे बहू के पास मुंबई आ गए। दादा दादी को देखकर 5 साल की पोती भाग कर आई और अपने दादी की गोद में चढ़ गई। कभी दादा की गोद में चढ़ती तो कभी दादी की। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तभी रसोई से निकलकर गरिमा भी आई और फॉर्मेलिटी के लिए सास ससुर के पैर छूकर रसोई में वापस चली गई। बेटा भी ऑफिस जाने के लिए तैयार था। उसने भी पैर छुए और कहा, पिताजी, अब आप आ गए हैं, चाय नाश्ता करिए, मेरे ऑफिस का समय हो रहा है, मैं जाता हूँ। इतना कहकर वह निकल गया। रसोई में खड़ी हुई गरिमा सास ससुर को चाय देकर कमरे में जाकर बैठ गई। किसी से कोई बात नहीं की। साधना जी बेटे बहू के घर में पहली बार आई थी, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता था कि उन्हें किस कमरे में ठहरना है और कहाँ पर वॉशरूम है। पोती से कहती हैं, बेटा वॉशरूम कहाँ है, मुझे नहाना है। 5 साल की पोती सोना दादी को वॉशरूम बता देती है। नहा धोकर दोनों पति पत्नी सोफे पर आकर बैठ गए। उनका सामान भी हॉल में ही रखा हुआ है। अभी तक उन्हें पता ही नहीं है कि सामान कहाँ रखना है। सुबह सुबह ही बहू बेटे के घर आ गए थे। बहू ने चाय के साथ 2 बिस्किट दिए थे। अब दोपहर के 12 बज रहे हैं। बहू तो अभी तक अपने कमरे से नहीं निकली। साधना जी बहू के कमरे में जाती हैं। बहू आराम से फ़ोन चला रही है। गरिमा, जब से आई हूँ देख रही हूँ कि तुमने मुझसे बात भी नहीं की। मैं अकेले हॉल में बैठी हूँ, आकर मुझसे बात तो कर लो।
इतने दिनों बाद आई हूँ और तुम्हारे पिता जी के खाने का समय हो गया है। उन्हें दवाइयाँ भी देनी है। खाना जल्दी से बना लो। माँ जी बिना मेरे पूछे कमरे में आ गई। एक बार पूछकर आना चाहिए था। अभी रुको, उधर मैं बाहर ही आ रही हूँ। और हमारे इधर इतनी जल्दी कोई भी खाना नहीं खाता। हम लोग 2 बजे खाना खाते हैं, अभी 12 ही बजे हैं। और वैसे भी हम दोनों अभी डाइटिंग पर हैं तो चावल रोटी खाते ही नहीं हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं। फिर धीरे से बुदबुदाती है। अब इन दोनों के लिए मुझे रसोई की ऐसी गर्म रोटियां सेकनी पड़ेंगी। बहू तुम कुछ कह रही हो? मुझे सुनाई नहीं दिया। जरा तेज कहो। कुछ नहीं माँ जी, तुम बाहर जाओ, मैं आती हूँ। बहू की बात सुनकर साधना जी को बड़ा बुरा लगा कि बहू के कमरे में आने के लिए मुझे पूछना पड़ेगा। बहू से कुछ नहीं कहती, चुपचाप से वापस सोफे पर आकर बैठ जाती हैं। रास्ते में खाने के लिए नमकीन और मिठाई बनाकर लाई थी, वहीं अपने पति को खाने के लिए दे देती हैं और उसके बाद दवाई खिला देती हैं। घंटे भर बाद बहू कमरे से बाहर आई और रसोई में जाकर मूंग की दाल चढ़ा दी। साथ में आटा लगाकर रोटियां सेकने लगी। थाली में मूंग की दाल और एक रोटी रखकर ससुर को दे आई। रोटियां बहुत छोटी थी और बहू एक एक करके रोटियां दे रही थी। अब दीन दयाल जी और साधना जी ठहरे गांव के आदमी, वहां पर उनकी मेहनत भी ज़्यादा होती है। कभी भी ज़्यादा काम होते हैं तो वह रोटियां भी 4 या 6 खाते हैं। फिर रोटियां छोटी छोटी थी। दीन दयाल जी बहू के हाथ की 7 रोटियां खा गए और जब साधना जी ने खाने की बारी आई तो वह भी 5 रोटियां खा गईं। बहू को जब रसोई में इतनी रोटियां बनानी पड़ी तो वह चिड़चिड़ा गई, क्योंकि उसे रोटियां बनाने में बहुत आलस आता है और उसके सास ससुर तो चावल भी नहीं खाते। इसके लिए अपने लिए तो उसे खाना बनाना ही था। सास ससुर के लिए ऐसी गर्मी में रसोई में खाना बनाना उसे बहुत भारी पड़ रहा था। बहुत चिड़चिड़ा रही थी। सबके खाना खा लेने के बाद गरिमा हॉल में आकर चिड़चिड़ाते हुए कहती है, अब उठाओ इधर से अपना सारा सामान। 4 बजे मेरे बेटे के सर उसको ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते हैं और उसको उधर सोफे पर हॉल में बैठ कर ही पढ़ाते हैं। अब इधर तुम्हारा सामान फैला रहेगा तो वह बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे? और पूरा घर कितना गंदा लग रहा है। तुम लोगों के आने से सारा घर फैल गया। माँ जी यह छोटे छोटे थैले उठाकर मेरे साथ आओ। और गरिमा सास को एक ऐसे कमरे में ले गई जहाँ पहले से ही बहुत सारा सामान भरा हुआ था। जमीन पर एक गद्दा पड़ा हुआ है। माँ जी इसी कमरे में अपना सामान रख लीजिए, इसी में आपको रहना है। साधना जी चारों तरफ नज़रें फैलाती हैं। पूरे कमरे में घर की बची हुई चीज़ें रखी थी। अभी नया घर बना है तो कुछ लकड़ी के टुकड़े, बड़े बड़े कांच, पेंट के डिब्बे सभी इस कमरे में रखे हैं। नीचे गद्दा पड़ा है। बहू कोई और कमरा नहीं है इस कमरे में तो हम ठीक से लेट भी नहीं पाएंगे। चारों तरफ सामान भरा हुआ है और कितनी ज़्यादा पेंट की बदबू आ रही है। माँ जी घर में 3 ही कमरे हैं, एक मेरा है, एक मेरे बच्चे का और एक कमरा यह है जो मैंने आप लोगों को दिया है। इसके अलावा घर में कोई भी कमरा खाली नहीं है। इतना कहकर वह कमरे से चली गई। साधना जी कमरे में अपना सामान रख लेती हैं
पति का हाथ पकड़कर ले जाती हैं। दवाई खाने की वजह से दीनदयाल जी को नींद आ गई और वह सो गए। साधना जी उसी कमरे में बैठ गईं। उन्हें ऐसा लग रहा था कि वह अपने बेटे बहू के घर नहीं, किसी अनजान लोगों के घर आई हैं, जहां ना तो कोई उनसे ठीक से बर्ताव कर रहा और ना बात। बेटा तो पहले ही ऑफिस चला गया। बहू का व्यवहार तो उन्हें वैसे ही पसंद नहीं आ रहा था। एक पोती थी जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मन लग रहा था, लेकिन बहू ने उसको भी खींचकर जबरदस्ती कमरे में सुला दिया। घर का सूनापन उन्हें काट रहा था। थोड़ी देर में साधना जी रसोई में पानी लेने के लिए गईं तो देखा कमरे में बहू अपनी माँ से बातें कर रही है। माँ, यह बुढ़िया मेरी छाती पर मूंग दलने के लिए आ गए हैं। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा इन दोनों को अपने पास बुलाना। और पता है माँ, बुढ़ा बुढ़िया चार चार रोटी खाते हैं। मैं तो इतनी गर्मी में इतनी रोटी बनाकर पसीना पसीना हो गई। पता नहीं इतने बुढ़ापे में इतनी रोटियां कैसे खा जाते हैं। फ़ोन पर उसकी माँ कहती है, बेटा तू चिंता मत कर, अगर तेरी सास इतनी रोटियां खाती है तो तू इतनी रोटी के बराबर उनसे काम भी ले लिया कर। फ्री की रोटियां मत खिला। अगर तू उन दोनों को बैठकर खिलाएगी तो उन्हें तो तेरे पास बैठकर खाने की आदत बन जाएगी। मैं कहती हूँ तू आज शाम से ही अपनी रोटियों को वसूलना शुरू कर दे। माँ की बात सुनकर गरिमा खुशी से उछल जाती है और कहती है, माँ तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। मैं तो यही सोच सोच कर परेशान थी कि कितने दिनों तक बुढ़ा बुढ़ी को मुझे सुबह शाम चार चार रोटियां बनाकर खिलानी पड़ेंगी। साधना जी बहू की बात सुनकर दंग रह गईं कि आज बहू के घर आए हुए पहला ही दिन था और एक बार ही बहू ने खाना खिलाया है। उस पर ही मायके अपनी माँ से शिकायत लगा दी कि सास ससुर इतनी रोटियां खाते हैं। आंखों में आंसू आ गए। रसोई से एक गिलास पानी लिया और कमरे में आकर बैठ गईं। तब तक उनके पति दीनदयाल जी भी जाग गए। पत्नी की आंखों में आंसू देखकर पूछा, क्या हुआ साधना, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? साधना जी की बात को बनाती हुई कहती है, मेरी आंख में कोई आंसू नहीं है। मैं तो बस रसोई में पानी पीने गई थी, क्योंकि उन्हें पता था अगर अपने पति को बहू की सच्चाई बता दी तो वह अभी के अभी गांव चले जाएंगे और फिर उनके इलाज का क्या होगा। वह तो अपने पति का इलाज करवाने के लिए बहू के पास आई थी। भले ही बहू बेटे अब कुछ भी कहें, लेकिन मैं अपने पति का पूरा इलाज करा कर ही जाऊंगी। जैसे ही रात का खाना बनाने का समय आया, गरिमा अपनी सास से कहती है, माँ जी जरा रसोई में आटा लगा दीजिए और फ्रिज से लौकी निकाल कर रखी है, उसको भी धुल कर अच्छे से काट दीजिए। तब तक मैं भगवान की संध्या आरती करके आती हूँ। साधना जी समझ जाती हैं कि बहू ने उनसे रोटी के बदले काम कराना शुरू कर दिया है। पति के इलाज के खातिर साधना जी चुपचाप से रसोई में जाकर आटा लगा देती हैं और सब्जी काट देती हैं। जब बहू रोटियां बनाने लगती है तो वह बहू से कहती हैं, बहू मेरा रात को खाना खाने का मन नहीं है, मैं रोटियां नहीं खाऊंगी। तुम बस अपने ससुर जी के लिए ही रोटियां सेकना, मेरे लिए नहीं। साधना जी की बात सुनकर गरिमा खुश हो गई कि चलो अच्छा है, बुढ़िया रात का खाना नहीं खाएगी तो मुझे ज़्यादा रोटियां सेकनी नहीं पड़ेंगी। रात तक बेटा भी ऑफिस से आ गया। सभी लोग खाना खा लेने के बाद अपने अपने
कमरे में जाने लगे तो साधना जी कहती हैं, बेटा सुबह ही तुम्हारे पिताजी को हॉस्पिटल लेकर चलना है, तुम कल की छुट्टी ले लेना। तुम्हें तो पता है इतने बड़े अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन लग जाता है, बहुत भीड़ होती है। पहले भी एक बार मैं गई थी, सुबह से रात हो गई थी। गरिमा अपने पति की तरफ हंसते हुए कहती हैं, तुम्हारी माँ तुम्हें ज्ञान दे रही है, ऐसे लग रहा है कि वह सब कुछ जानती हूँ, तुम्हें कुछ ना आता हो। गरिमा की बात सुनकर कायरव चिड़चिड़ाता हुआ कहता है, माँ मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है, जाओ अपने कमरे में समय से जाकर सो जाओ। साधना जी कमरे में जाकर लेट गईं, लेकिन रात का खाना ना खाने की वजह से उन्हें भूख लग रही थी। अपने छोटे से झोले से वह नमकीन और मिठाई निकालती हैं और खाने लगती हैं। दीन दयाल जी कहते हैं, तुम इतनी रात को क्या खा रही हो? अगर तुम्हें भूख लगी हो तो खाना खाने से मना क्यों किया था? नहीं, उस समय मेरा खाना खाने का मन नहीं था, पेट पूरा भरा भरा लग रहा था। लेकिन अब जब रात के 12 बज रहे हैं तो मुझे भूख लगी, इसलिए सोचा कुछ खाकर सोऊंगी, नहीं तो नींद नहीं आएगी। तुम सो जाओ, मैं अब शोर नहीं करूंगी। कुछ खाने के बाद ही साधना जी को नींद आ गई। दीनदयाल जी अपनी बहू के व्यवहार से अनजान थे। वह सुबह उठकर बहू से कहते हैं, बहू अस्पताल ले जाने के लिए खाना बना देना और थोड़ा ज़्यादा बना देना, क्योंकि पूरा दिन लगता है। घर से कुछ खाना पीने का ले जाएंगे तो ठीक रहेगा, बाहर के खाने से तो अच्छा ही है। गरिमा कायरव की तरफ मुंह बनाती हुई कहती है, अब इतनी सुबह सुबह इनके लिए खाना कौन बनाएगा? मुझसे इतनी गर्मी में खाना नहीं बनेगा, तुम ही संभालो अपने पिताजी को। कायरव कहता है, क्या पिताजी तुम भी खाने की बात कर रहे हो? तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है, खाना खाओगे तो और ख़राब हो जाएगी। अस्पताल में खाने के लिए सब मिलता है, उधर कुछ खरीद कर खा लेना। बेटे की बात सुनकर दीनदयाल जी उसका मुंह देखते रह जाते हैं कि ऐसा भी क्या कह दिया जो बेटा इतना चिड़चिड़ा रहा है। साधना जी कहती हैं, कोई बात नहीं बेटा, अस्पताल में लेकर ही खा लेंगे, तुम घर पर कुछ मत बनाओ। दोनों लोग घर से बिना कुछ खाए ही अस्पताल के लिए निकल गए। जाकर सीधा पर्ची वाली लाइन में लग गए। पूरे 2 घंटे लगे पर्चा बनाने में। सुबह के 10 बज गए। गांव में तो वह 8 बजे ही नाश्ता कर लेते थे। भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे थे। बेटा भी पता नहीं फ़ोन पर किससे बात करते हुए कहाँ चला गया। तभी साधना जी देखती हैं कि अस्पताल के बाहर एक फल का ठेला है। वह उधर से कुछ फल खरीद कर लाती हैं और पति को खाने को देती हैं, खुद भी केला खा लेती हैं। अस्पताल में दिखाने में पूरा दिन निकल गया। डॉक्टर ने बताया कि दीनदयाल जी के पेट में बड़ी बड़ी पथरी हैं, जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 दिन बाद डॉक्टर ऑपरेशन के लिए कहता है। शाम को जब वह दोनों वापस आए तो बहुत जोरों की भूख लगी थी। किसी तरह से फल खाकर अपना पूरा दिन निकाला था। सोचा था घर आकर उन्हें खाना मिलेगा, लेकिन यह क्या, इधर तो बहू ने खाना ही नहीं बनाया। साधना जी रसोई में पति के लिए खाना परोसने गईं तो रसोई में कुछ बना ही नहीं था। हॉल में बैठे हुए बेटे से कहती हैं, बेटा बहू ने आज खाने में कुछ नहीं बनाया, तुम्हारे पिताजी को बहुत तेज़ भूख लग रही है। झुंझलाते हुए कायरव कहता है, माँ आज गरिमा की तबीयत ठीक नहीं थी, उसके पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा था,
इसलिए पूरे दिन से रेस्ट कर रही है। अब तुम ही बताओ, उसकी इतनी तबीयत खराब है तो वह तुम लोगों के लिए खाना कैसे बनाएगी? अगर इतनी भूख लगी है तो अपने और पिताजी के लिए तुम खुद ही खाना बना लो। और वैसे भी तुम दोनों इतनी रोटियां खाते हो, अब बेचारी ऐसी गर्मी में पसीना बहाकर तुम लोगों के लिए इतनी रोटियां बनाएगी तो उसका और भी सर दर्द हो जाएगा। मैं तो नूडल्स खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा। पत्नी को आवाज़ देते हुए कायरव कहता है, बेबी तुम्हारे लिए भी नूडल्स बना लूँ क्या? नहीं, मैं नूडल्स नहीं खाऊंगी, मेरे लिए चाय नाश्ता बना देना। हाँ बेबी, अभी बना कर लाया। कायरव की बात सुनकर दीन दयाल जी का गुस्सा आता है। वह बेटे से कुछ कहने को होते हैं कि तभी साधना जी हाथ पकड़ लेती हैं। छोड़ो, हम जिस काम से आए हैं वह काम करते हैं, बाकी हमें कौन सा इधर रुकना है। पूरे दिन से थकी हारी होने के बावजूद भी साधना जी रसोई में अपने पति के लिए खाना बनाती हैं। अपने लिए वह सिर्फ 2 रोटियां ही बनाती हैं। बेटे बहू की बातों और व्यवहार से दोनों ही बहुत आहत हैं। दीनदयाल जी कहते हैं, भगवान, मुझे बेटे बहू का व्यवहार कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या बहू हमारे लिए खाना बनाकर नहीं रख सकती थी? तुम दिन भर से अस्पताल में व्यस्त थी और आकर खाना बनाया है। मैं देख रहा हूँ जब से आई हो बहुत कम खाना खा रही हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शहरों में घर छोटे छोटे होते हैं, इतना चलना फिरना नहीं होता तो खाना पचता नहीं है, इसलिए कम खा रही हूँ और कोई वजह नहीं है। बेटे बहू के व्यवहार को देखकर दोनों पति पत्नी अच्छी तरह से समझ रहे थे कि साधना जी सिर्फ अपने पति के इलाज के खातिर चुप थी। 2 दिन बाद पति का बहुत अच्छी तरह से ऑपरेशन हो जाता है और उसके 3 दिन बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी भी मिल गई। इन 4-5 दिनों में साधना जी को बेटे बहू का रवैया समझ में आ गया था कि बहू खाना बनाने में बहुत ही कमज़ोर है। उसे रसोई में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हम दोनों का खाना भी बहू बेटे दोनों को ही खटकता है। इसीलिए बहू बेटे के रवैये को देखकर साधना जी ने भी खाने पीने का रास्ता निकाल लिया। अब वह जब भी अस्पताल दिखाने जाती तो ढेरों फल भर कर ले आती और वही खाती। ना तो खाने के लिए बहू से कहती और ना ही अपने आप खुद खाना बनाती। बहू ने देखा कि आज पूरा दिन निकल गया और सास ससुर ने खाने के लिए कुछ नहीं मांगा और ना ही सास ने रसोई में जाकर कुछ बनाया, तो वह सास ससुर के कमरे में जाकर देखती है कि आखिरकार क्या चल रहा है, यह लोग बिना खाए कैसे रह रहे हैं। तब तक कमरे से बाहर आती हुई साधना जी उसे दिखाई दी तो वह कहती हैं, माँ जी मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है, जरा मेरे लिए 1 कप चाय बना देना और साथ में कुछ खाने के लिए भी बना देना। साधना जी बहू से कहती हैं, बहू तुम तो डाइटिंग पर हो, कुछ खाती पीती नहीं हो और मुझे तो बिना शक्कर वाली चाय बनानी नहीं आती। मुझे शक्कर और दूध वाली चाय ही बनानी आती है, यह काली चाय मुझसे नहीं बनेगी। तुम अपनी चाय खुद ही बना लो। सास का जवाब सुनकर गरिमा तिलमिला गई और सीधा सास के कमरे में आ धमकी। बहू ने सास ससुर के कमरे में सेब, अनार, अनानास जैसे फल रखे हुए देख लिए तो हंगामा कर दिया कि तुम्हारे माँ बाप तो फलों पर जिंदा है, कितना खर्च करते हैं, फल ही
खाते हैं। और तो और उन्होंने अपने कमरे में जूस के डिब्बे भी रखे हैं, तरह तरह के खाने के बिस्किट रखे हैं। कितना पैसा बर्बाद करते हैं तुम्हारे माता पिता। आज तो तुम्हें उनकी खबर लेनी ही पड़ेगी। हम तो शहर में किस तरह से पैसा बचा बचा कर चल रहे हैं, और यह लोग फल में और फालतू की चीज़ों में पैसा बर्बाद कर रहे हैं। क्या इलाज में पहले से ही पैसा कम खर्च नहीं हो रहा है, जो यह लोग खाने पीने में इतना पैसा खर्च करते हैं। कायरव गरिमा की बातों को सुन करके आग बबूला हो जाता है। माता पिता के कमरे में जाकर देखता है तो सेब, केला और अनार का ढेर लगा हुआ है, और उसकी माँ अनार छील कर पिता जी को दे रही है। कायरव तमतमाता हुआ आता है और कहता है, शर्म नहीं आती है माँ, फलों पर इतना सारा पैसा खर्च करते हुए। इतने सारे फल मंगा कर रखे हैं, कौन खाएगा इतने सारे फलों को। हम तो शहर में रहकर एक एक पैसे बचा रहे हैं, और तुम इधर इतने सारे पैसे बर्बाद कर रही हो। बेटा, तुम्हारे पिता जी बीमार हैं, इसलिए उनके लिए मंगवाए हैं। अभी अभी उनका ऑपरेशन हुआ है। अगर अच्छे से खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो उनको कमजोरी आ जाएगी। तब तक दरवाजे पर डोर बेल बजती है। गरिमा दरवाज़ा खोलती है तो देखती है एक डिलीवरी बॉय खड़ा हुआ है। वह कहता है कि इस घर में दीन दयाल जी ने खाना मंगवाया है। क्या उन दोनों ने खाना मंगवाया है? खाने को देखकर गरिमा आग बबूला हो जाती है। चिल्लाकर कायरव को आवाज़ देती है, देखो कायरव, तुम्हारे माता पिता कितना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। अब तो बुढ़ा बुढ़ी बाहर से खाना भी मंगाने लगे हैं। कायरव डिलीवरी बॉय के हाथ से खाना लेकर माता पिता के कमरे में गया और तमतमाता हुआ कहता है, यह क्या है माँ, तुम घर में खाना नहीं बना सकती थी जो बाहर से खाना मंगा रही हो। दीन दयाल जी उठकर बेटे के गाल पर एक थप्पड़ लगाते हैं और कान खींचते हुए कहते हैं, कुछ तो शर्म करो कि बेटा, तेरी बीवी खाना खिलाती है तो तुम दोनों को खलता है। हम दोनों को रोटियां भी तुम दोनों को खिलाई नहीं जाती, और आज जब हम अपने पैसे से बाहर से खाना मंगाकर पेट भर कर खा रहे हैं तो तुम्हें उसमें भी तकलीफ हो रही है। तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए कि बहू बेटे के घर में होते हुए भी मुझे बाहर से खाना मंगवाना पड़ रहा है। लेकिन तुम्हें शर्म कैसे आएगी? तुम्हें तो बेशर्मी का चोला ओढ़ रखा है। अपने फल के लिए और खाने के लिए मैंने तुमसे पैसे नहीं मांगे। पहले तुम अपनी बीवी से 4 रोटी बनवाना सीख लो, तब मेरे ऊपर उंगली उठाना कि कितना पैसा खर्च कर रहे हो। लानत है ऐसे बेटे बहू पर जो अपने सास ससुर को 4 दिन खाना भी नहीं खिला सकते हैं। पूरी जिंदगी तुम लोगों के लिए किया है, एक एक पाई बचाकर तुम्हें पढ़ाया है, इस काबिल बनाया है। आज भी गांव में रहकर अपना कमाता हूँ, अपना खाता हूँ, तुमसे नहीं मांगता, और तुम मुझसे कह रही हो मैं फालतू का पैसा खर्च करता हूँ। बहू बेटे के घर में रहकर हमें घुट घुट कर मरना पड़ रहा है। अगर तुम्हारी पत्नी और तुम हमें समय से खाना खाने को देते तो हम यह खाना बाहर से मंगाने की ज़रूरत ही ना पड़ती। साधना, अपना सारा सामान बैग में भर लो। अब हम दोनों इस दोनों के घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। हम किसी होटल में रुक जाएंगे, किसी धर्मशाला में रुक जाएंगे, लेकिन बहू बेटे के घर नहीं रुकेंगे। पता नहीं क्या संस्कार लेकर आई हैं तुम्हारी पत्नी अपने मायके से, जो सास ससुर को 2 वक्त का खाना बनाकर नहीं खिला सकती हैं। भगवान ना करे कल को तुम्हारी बेटी भी तुम्हारे साथ ऐसा
व्यवहार करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम अपने बेटे बहू के घर जाओ और वह तुम्हें खाने के लिए भर पेट खाना भी ना दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? साधना जी बैग में सारा सामान पैक कर लेती हैं। साधना जी भी अपने बहू बेटे के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत थी। जाने से पहले वह बहू बेटे से कहती हैं कि इस घर को खरीदने में तुम्हारे पिताजी ने 5 लाख रुपए दिए थे। वह सारे पैसे मुझे वापस चाहिए क्योंकि तुम्हारे पिताजी के इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च हो गए। अब तुम्हें अपने पैसे नहीं दे सकते। 1 हफ्ते के अंदर मेरे पैसे वापस कर देना। अगर मेरे पैसे वापस नहीं किए तो हमारे पास और भी तरीके हैं अपने पैसे निकलवाने के। अब हम तुम्हारे पास अपना एक पैसा भी नहीं छोड़ सकते। तुम्हारे जैसे कंजूस और कामचोर बेटे बहू भगवान किसी को भी ना दे। हमें अपने गांव में ही अच्छे हैं। इतना कहकर सामान उठाकर बहू बेटे के मुंह पर दरवाज़ा फटाक से बंद कर देते हैं और दोनों पति पत्नी स्टेशन के लिए निकल गए। वहाँ से ट्रेन में बैठकर अपने गांव आ गए और लौटकर कभी भी अपने बेटे और बहू के घर नहीं गए। एक समय ऐसा आया जब बेटे बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह गांव आकर अपने माँ और पिताजी से माफ़ी मांगती हैं, लेकिन वह दोनों उन्हें माफ़ नहीं करते हैं और उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो दोस्तों, दीनदयाल जी ने अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।